हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उदारवाद। पिछले 2 सत्रों में हमने उदारवाद के संबंध में काफ़ी चर्चा की। आज हम देखेंगे कि उदारवाद के संदर्भ में राज्य के उद्देश्य और कार्य क्या हैं। यानी उदारवादी क्या ये मानते हैं कि राज्य के उद्देश्य और कार्य कौन कौन से हैं, आज क्या मानते हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। राज्य के उद्देश्यों और कार्यों के संबंध में उदारवाद के प्रमुख 2 रूप हैं। एक तो है परंपरागत उदारवाद और दूसरा है आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे परंपरागत उदारवाद। परंपरागत उदारवाद जो है उसके जो प्रमुख पुरोधा माने जाते हैं वो है जॉन लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल, प्रोफेसर हॉबहाउस। मूल रूप में उदारवाद का जन्म जो है वो स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध हुआ था, शासन व्यवस्था के विरुद्ध हुआ था। एक स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था के विरुद्ध एक स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में। तो परंपरागत उदारवाद का जो मूल तत्व है वो स्वतंत्रता रहा है। जैसा कि प्रोफेसर हॉबहाउस ने भी अपने उदारवाद शीर्षक जो नाम से जो ग्रंथ लिखा है उसके अंतर्गत उन्होंने परंपरागत उदारवाद के 9 मूल सिद्धांत बताए हैं और ये 9 मूल सिद्धांत स्वतंत्रता से संबंधित हैं। पहला जो स्वतंत्रता से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता के संबंध में जो परंपरागत उदारवादी हैं वो ये मानते हैं कि व्यक्तियों का प्रभुत्व नहीं बल्कि कानूनों का प्रभुत्व होना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने सामंती और जो चर्च का जो शासन था, पोप का शासन, उसका विरोध किया, उनके इन लोगों के विशेषाधिकारों का विरोध किया और इस बात पे बल दिया कि व्यक्तियों को अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा दोनों के लिए राज्य को कार्य करना चाहिए, नागरिक स्वतंत्रता के आदर्श को मानना चाहिए और स्वेच्छाचारिता का विरोध करना चाहिए। और इस प्रकार उन्होंने कहा कि व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करने का अधिकार होना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण स्वतंत्रता जिसका उन्होंने समर्थन किया वो है सिविल लिबर्टी वित्तीय स्वतंत्रता। यानी वित्तीय स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि मध्य युग के निरंकुश शासकों द्वारा अनेक बार जनता पर जो मनमाने कर लगाए गए थे उन करों का विरोध किया गया और ये नारा दिया गया कि प्रतिनिधियों की इच्छा के बिना कोई कर नहीं लगाए जाएं। तो इस तरह से प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन जो नारे का उपयोग किया गया और ये माना गया कि उसी सरकार को टैक्स लगाने का अधिकार है जो सरकार जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस प्रकार से वित्तीय स्वतंत्रता का बिगुल नागरिकों के लिए परंपरागत उदारवादियों द्वारा बजाया गया। तीसरा जो महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है जिस पर परंपरावादी बहुत ही उसको महत्व देते हैं वो यह है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उदारवादियों के द्वारा जो परंपरागत उदारवादी हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे बहुत अधिक बल दिया गया, धार्मिक निरंकुशता का विरोध किया गया, सामंतवाद का विरोध किया गया और ये माना गया कि व्यक्तियों के जीवन और उनके रहन सहन में राज्य और समाज के द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, रहन सहन की स्वतंत्रता, धार्मिक विश्वास, आराधना की स्वतंत्रता इत्यादि जो महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं हैं वो व्यक्तियों को प्राप्त होनी चाहिए। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जो है वो परंपरागत जो उदारवाद है वो इसको बहुत महत्व प्रदान करता है। चौथा जो महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है जिसमें
पारंपरिक उदारवाद विश्वास करता है वो है सामाजिक स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता से का अर्थ ये है कि जन्म, संपत्ति, वर्ण, जाति और लिंग के आधार पर व्यक्तियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और समाज के सभी व्यक्तियों को विकास के लिए समान और पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में स्वतंत्रता का उपभोग संभव नहीं है। विशेष प्रकार के पद, पेशे, व्यवसाय या फिर उच्च शिक्षा की सुविधाएं इत्यादि के आधार पर वंशानुगत गुणों पर आधारित जो विशेष सुविधाएं हैं वो लोगों को प्राप्त नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये इस सब के द्वार जो हैं वो सबके लिए खुले होने चाहिए। तो इस प्रकार सामाजिक स्वतंत्रता पर बहुत अधिक बल दिया गया। पांचवा जो महत्वपूर्ण जो परंपरागत उदारवाद के जो सिद्धांत है वो है आर्थिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि व्यक्तियों के आर्थिक जीवन और जो व्यक्तियों के जीवन को जो संचालित करने वाले उद्योग और व्यापार हैं उनमें राज्यों के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। और इसलिए आर्थिक क्षेत्र में उदारवादियों ने अहस्तक्षेप की नीति यानी पॉलिसी ऑफ लेसेस फेयर का प्रयोग किया या उसको समर्थन दिया। जो उनके द्वारा ये माना गया कि राज्य के द्वारा व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों में मुक्त प्रतियोगिता के विचार को अपनाना चाहिए। व्यक्तियों के मूल्य और उनके उत्पादन की जो मात्रा है कि कितने उत्पादन किया जाएगा वो स्वयं निर्धारित करने के स्थान पर मांग और पूर्ति के नियम के द्वारा निर्धारित होनी चाहिए और इस प्रकार से व्यक्तियों को पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाएगी कि वो आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण विकास कर सकें और बाजार के नियमों के अनुसार, मांग और पूर्ति के नियमों के अनुसार उत्पादन करें और उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करें। तो इस प्रकार उन्होंने इसके साथ में ये भी कहा कि आर्थिक उन्नति के लिए नागरिकों को संघ और समुदाय बनाने की स्वतंत्रता भी प्राप्त होनी चाहिए। अगला जो महत्वपूर्ण स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है पारिवारिक स्वतंत्रता का, जो समर्थन पारंपरिक उदारवादियों ने किया। पारिवारिक स्वतंत्रता या डोमेस्टिक लिबर्टी से अभिप्राय यह है कि व्यक्तियों को अपने परिवार के गठन और पारिवारिक जीवन बिताने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और इसके साथ ही जो महिलाएं हैं विशेषकर विवाह और संपत्ति के क्षेत्र में उनको पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने बच्चों के अधिकारों का भी समर्थन किया और ये कहा कि विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत अगर माता पिता बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उस दुर्व्यवहार के विरुद्ध भी बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और माता पिता को शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए, उत्तरदायी ठहराना चाहिए बच्चों के विकास के लिए। तो आज का जो हमारा विषय है इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। जातीय तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता को समझते हुए जातीय तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता से परंपरागत उदारवादियों का मानना ये है कि परंपरावादी जो हैं वो स्वशासन के सिद्धांत का समर्थन करते हैं और वो जातीय समानता का भी समर्थन करते हैं और कुछ उदारवादी तो ये भी कहते हैं कि जातीय और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थन जो है वो जरूर से करना चाहिए। अन्य जो स्वतंत्रता है जिसका परंपरावादी जो उदारवादी हैं वो समर्थन करते हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता।
अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर कार्य करना चाहिए। आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में राज्यों के द्वारा परस्पर एक दूसरे का सहयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार से परंपरागत उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। इसी तरह से जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उसको भी उदारवादियों ने बहुत महत्वपूर्ण माना है। हॉबहाउस ने लिखा है कि उदारवाद की सबसे बड़ी विशेषता और सर्वोच्च देन जो है वो राजनीतिक स्वतंत्रता ही है और राज्य के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार जो है वो राजनीतिक स्वतंत्रता के माध्यम से ही नागरिकों को मिलता है। और ये 4 चीज़ें जो हैं वो राजनीतिक स्वतंत्रता में सम्मिलित की जाती हैं। एक तो है कि नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए, निर्वाचित होने का अधिकार यानी कि उसको चुनाव में खड़े होने का अधिकार होना चाहिए, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार होना चाहिए और साथ ही एक तरह से सूचना का अधिकार या राजनीतिक मामलों में समुचित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार या स्वतंत्रता उनको मिलनी चाहिए और सभी जो राजनीतिक मसले हैं उस पर स्वतंत्रता पूर्वक तर्क वितर्क या विवाद करने का अधिकार उनको मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उदारवाद की राजनीतिक स्वतंत्रता लोकतंत्र की पर्यायवाची है, क्योंकि जिस राज्य ने इन चीज़ों को अपनी राजनीतिक व्यवस्था में शामिल कर लिया वो निश्चित ही लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ही हो सकती है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यक्तिवाद का सहयोगी दर्शन जो है वो परंपरागत उदारवाद है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।